वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 25 फरवरी 2023 और आज असम ट्रिब्यून, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ प्रमुख न्यूज हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस एग्जाम के लिए खास करके असम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स से काफ़ी पोर्शन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के सबसे प्रमुख आर्टिकल पर। आर्टिकल एंटी डिफेक्शंस लॉ से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता होगा एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में कि संविधान के किस अमेंडमेंट के थ्रू ये एंटी डिफेक्शंस लॉ आया था। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो हम उस बैकग्राउंड को समझेंगे। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे भारत के अगर राजनीति के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद जो जब इस कानून को लाना पड़ा। राजीव गांधी की सरकार में इस कानून को लाया गया। कहा जाता है गया राम नामक एक ऐसे व्यक्ति थे, एमपी हुआ करते, तो एक ही दिनों में बहुत सारे पार्टियों में दल बदल किया था। इसीलिए दल बदल कानून लेकर भारत सरकार लेकर आती है। तो समझते हैं सबसे पहले एंटी डिफेक्शंस लॉ, जो कि आपके जीएस सेकंड में ये प्रश्न के तौर पर आपको बन सकता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार सिविल सर्विसेज या फिर असम पब्लिक सर्विस कमीशन में एंटी डिफेक्शंस लॉ से रिलेटेड कई ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपको प्रश्न ये पूछे कि एंटी डिफेक्शंस लॉ किस अमेंडमेंट के तहत आता है, या फिर आपको ये प्रश्न पूछे कि एंटी डिफेक्शंस लॉ जो है होता क्या है, या पूछेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किस आर्टिकल है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसे रखा गया है या किस स्केड्यूल में इसको रखा गया है। हम सभी को पता होगा कि भाई 12 शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान के अंदर में, तो उसकी चर्चा यहां पर हम करेंगे। इसीलिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे कई प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। खास करके यूपीएससी और असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा न्यूज है आपका कोल्स के बारे में। हु आर कोल्स? दरअसल ये मध्य प्रदेश में कोल जनजाति है। उस कोल जनजाति से संबंधित आपका न्यूज है जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आपको जीएस सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में ये चीजें काम आ जाएगी। तीसरा सबसे प्रमुख है आपका देखो अपना देश इनिशिएटिव। देखो अपना देश इनिशिएटिव जो है जीएस सेकंड के अंदर में एक प्रोग्राम के तहत लाया जा सकता है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देखो अपना देश है क्या, किसके द्वारा, किसके लिए, इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। और चौथा है आम आदमी पार्टी। आप सभी को पता होगा कि मेयर का चुनाव दिल्ली में हुआ था, मेयर इलेक्शंस का। उसमें एक महिला जो है 10 सालों में पहली बार दिल्ली में महिला जो है मेयर की चुनाव जीती है, उससे संबंधित भी हम बात करेंगे, क्योंकि असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे प्रश्न जो फेमस होते हैं वो पूछे जाते हैं। साथ साथ में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बीच बीच में, और आपके लिए भी मैं कुछ एमसीक्यू छोड़कर जा रहा हूं जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा, देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका एंटी डिफेक्शंस की बात करते हैं। अ केस दैट स्कैन द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शंस लॉ। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केस कुड आइदर एंड अप एज ए काउंटरवेट पॉलिटिकल। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर में पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स को लेकर जो विवाद था दो पार्टियों के बीच में, उस विवाद से संबंधित जो है यहां पर मुद्दा आया है और हम उसी मुद्दे के संबंध में एंटी डिफेक्शंस लॉ की बात हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर केस है एंटी डिफेक्शंस की बात है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एंटी डिफेक्शंस लॉ, तो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में, फ्लोर टेस्ट के बारे में, 10th शेड्यूल्स के बारे में और पावर ऑफ स्पीकर के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। उसी प्रकार से जीएस सेकंड में आपको प्रश्न पूछेगा स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन और कंडक्ट के बारे में, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि एंटी डिफेक्शंस लॉ है क्या? व्हाट इज एंटी डिफेक्शंस लॉ? ये एंटी डिफेक्शंस लॉ जानने से पहले आप ये समझिए कि आपका आखिर ये मुद्दा क्या है, करंट में ये है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज में क्यों है ना। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक समिति बैठाई गई, बेंच बनाया गया, और उस बेंच में महाराष्ट्र पॉलिटिकल जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर में, उसकी हियरिंग की गई। उस कंट्रोवर्सी को हियरिंग किया गया, सुना गया, और उस केस के आधार पर यह कहा गया कि अगर आप देखेंगे यहां पर, तो केस में यह कहा गया कि जब रूलिंग पार्टी जो महाविकास आघाड़ी
हुआ करता था जब शिवसेना पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, और गठबंधन टूटने के बाद उन दोनों जो ओरिजिनल शिवसेना के जो सिंबल है उस सिंबल के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय सलाह लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर डिक्लेयर करते हुए जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी फंक्शनल पार्टी थी, उसने एकनाथ शिंदे के फैक्शंस को इंटाइटल करते हुए पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दे देता है। यहीं से यह मामला आपको आगे आकर आता है, एंटी डिफेक्शंस लॉ का मामला आता है। दरअसल दोनों पार्टी स्प्लिट हो गई, एक अलग पार्टी बना आपका। अलग पार्टी बनने के बाद सिंबल्स को लेकर काफी चल रहा था, तो इससे मुद्दा आपको एंटी डिफेक्शंस लॉ का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप समझिए कि एंटी डिफेक्शंस लॉ होता क्या है। दरअसल एंटी डिफेक्शंस लॉ का कॉन्सेप्ट जो है भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो 52 जो 52 अमेंडमेंट एक्ट था, उस 52 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान में लाया गया था। राजीव गांधी की सरकार थी, पार्टियों में अनस्टेबिलिटी अक्सर हुआ करती थी, एक एमपी जो है दूसरी पार्टी में अक्सर बदल दिया करते थे, एक दल से दूसरे दल में। तो ये दल बदल का जो कानून था, दल बदल की जो स्थिति को खत्म करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल लाया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शंस लॉ। वो बिल था 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, 52nd अमेंडमेंट 1985 में राजीव गांधी सरकार में आए थे। 1984 की बात करें, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या कर दी गई उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। सत्ता में राजीव गांधी साहब आए प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन जिस प्रकार से लोग सरकार के अंदर में एक पार्टियों में परिवर्तन के कारण, हॉर्स ट्रेडिंग के कारण जो अनस्टेबिलिटी अक्सर हुआ करता था, जिसके कारण से काफी समस्याएं उत्पन्न होती थी, तो राजीव गांधी की सरकार ने एंटी डिफेक्शंस लॉ लाता है और फाइनली जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो है इसे पास कर दिया जाता है और इसको 10 शेड्यूल के अंदर में इसको रखा गया। हमको पता है आप सभी को कि भाई टोटल मिला के 12 शेड्यूल्स होते हैं, है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 10वां जो अनुसूची है आपका, उसमें 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि दल बदल कानून को रखा गया। अब डिफेक्शंस कौन होगा, दल बदल के कानून के तहत किनको फायदा है और किनको क्या है, तो इसके बारे में समझिए। दरअसल डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को। अगर आप संविधान के आर्टिकल 102 की बात करें तो आर्टिकल 102 में यह बात कही गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात कही गई है, वो भी एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, चाहे लोकसभा के एमपी हो या राज्यसभा के एमपी हो, उनके लिए अक्सर ये काम एक आर्टिकल 102 में होता है। उसी प्रकार से आर्टिकल 191 में जो एमएलए के लिए राज्यों के अंदर में भी ये प्रक्रिया होती है। अब जैसे असम सरकार है, अभी असम में आपके सरकार में बैठे हुए बीजेपी की गवर्नमेंट है, मान लिया अब सपोज दैट कोई पार्टी बीजेपी के बहुत सारे सदस्य किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उनमें से जो है, उनमें से कहा जाए तो एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आर्टिकल 191 के सेकंड के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिफेक्टेड किया जा सकता है। अब डिफेक्टेड क्यों किया जाता है, पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्टेड मेंबर गिव अप टू पोल। अब मान लिया कि बीजेपी का कोई मेंबर है और बीजेपी के खिलाफ में ही वोटिंग कर रहा है सदन के अंदर में, तो उन पर एंटी डिफेक्शंस लॉ के कानून चलाए जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो है उनको। दूसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर है। अब आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं और आप कोई पार्टी आप ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो भाई जनता प्रतिनिधि तो आपको इंडिपेंडेंट रूप से चुनी थी, लेकिन आपने जैसे चुनाव जीते किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को एंटी डिफेक्शंस लॉ के तहत हटा दिया जाता है। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर की बात करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर को कहा जाता है कि आप 6 महीना के अंदर ही कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाए। कुछ एक्सपेंस या आपका एक्सेप्शन है इसमें, जैसा स्पीकर और चेयरमैन हुआ। अब स्पीकर बनने के लिए उनको पार्टी तो छोड़ना पड़ेगा, तो उन पर एंटी डिफेक्शंस लॉ आपको नहीं चलाया जाता है। पार्टी अगर मान लिया कि 2/3 पार्टी लोग हैं, मान लिया कि पार्टी ए है, पार्टी बी से मर्ज करना चाहती है। अब पार्टी ए पार्टी बी से मर्ज करना चाहती है, पार्टी ए का 2/3 लोग जो है चाहते हैं कि पार्टी बी में मर्ज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको एंटी डिफेक्शंस लॉ नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, अब सवाल आपके मन में यह उत्पन्न भी हो सकता है कि कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में। तो यहां पर कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे स्पीकर ऑफ लोकसभा हुए या फिर आप कह सकते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुए, तो उनके अंदर में यह बातें होती है कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशंस के मामले में। और साथ साथ में ये भी है कि भाई कभी कभी ये मामले बहुत ज्यादा ये हो जाता है
तो उसको रिव्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से रखा जाता है। अब इससे फायदा क्या होंगे? फायदा ये होगा कि पार्टी में डिसिप्लिन बनी रहेगी और स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा, है ना। मेंबर में फ्रीडम, ज्यादा मेंबर जो है आपको, अब डिसएडवांटेज में ये है कि मेंबर में फ्रीडम थोड़ा कम मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में चीजों को समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई वॉलेंट्री जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबरशिप हटाना चाहता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हमने कहा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जो है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। ये सब चीजों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया है। अब पॉइंट ये है कि डिफेक्शंस लॉ जो है, एंटी डिफेक्शंस लॉ, उनकी समस्याएं क्या है? समस्याएं दरअसल जो है यहां पर ये आती है आपको पार्टी को लेकर, पार्टी में इस तरीके की विचारधारा को लेकर। दूसरी बात है कि पार्टी अगर मर्ज कर रहा है तो जब मर्ज करने के कारण हो सके, मर्ज कैन टेक प्लेस ओनली, मर्ज तभी हो सकता है जब 2/3 लोग सहमति हो, है ना। एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो है चाहते हो तभी मर्ज हो सकता है। या फिर कह सकते हो कि जब तरह तरह के जो कंडीशंस आपके, कभी कभी कंट्रोवर्सी स्पीकर को लेकर हुआ जाता है कि स्पीकर के हाथ में पावर दिए गए हैं कि वो डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन लेना है या नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं उनको भी कहा जाता है कि भाई वो बायस होकर ना एक्शंस ले रहे हो। तो इस तरीके की बात जो है अक्सर आपको देखने को मिलती है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके के काफी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझे तो देख सकते हैं इसके आधार पर पावर पॉलिटिक्स आपका, मास रजिस्ट्रेशन, पार्टीज एक्शंस आपका, पार्टीशन एक्शन स्पीकर, ये सारे पॉइंट हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 10th शेड्यूल में एज प्रेजेंट चीजें क्या है आपका, पावर पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कैसे चीजें रातें रात हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे रातों रात जो है पार्टियां बदल जाती है। तो इन सभी चीजों में कोर्ट को लेकर भी थोड़ा सा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाए। जैसे आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि हु डिसाइड वेदर डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शंस टू बी डन और नॉट। कौन डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्वेश्चन है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दिस। सामान्य सी बात है, इसका आंसर आपको ये होगा जैसा कि हम लोगों ने कन्वर्सेशन में कहा, पढ़ा हम लोगों ने कि भाई डिसाइड करने वाले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, लोकसभा के अंदर में आपके स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के अंदर में चेयरमैन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। दूसरा ये प्रश्न पूछ सकता है कि विच अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी डिफेक्शंस लॉ। चर्चा हो गई, हम लोग समझ गए, आप लोग समझदार हैं, मन में आपको आंसर आ रहा होगा कि भाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है एंटी डिफेक्शंस लॉ हमारे संविधान में आए थे। 1985 में 52nd अमेंडमेंट किया गया था, है ना, 10वें शेड्यूल में रखा गया था। तो आपको ये बातें आता होगा, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है जिसका नाम है हु आर द कोल्स एंड ऑल वी यू नीड टू नो अबाउट द मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स कम्युनिटी। कोल के बारे में आपको जानने की जरूरत है। अक्सर सिविल सर्विसेज और असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कोल ट्राइबल से रिलेटेड प्रश्न पूछती है। अब ये कोल ट्राइब्स जो है मीडिया में है, न्यूज में है, तो इससे संबंधित हो सकता है आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई यूनियन मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर, आपके गृह मंत्री हमारे देश के जो हैं, उन्होंने कहा कि एड्रेस कोल जयंती महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उसी का कोल जयंती महाकुंभ का आयोजन ऑर्गेनाइज किया गया था खास करके सबरी माता जन्म जयंती के शुभ अवसर पर। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम सतना है, तो मध्य प्रदेश के जिला सतना जिले में आपको सबरी माता जन्म जयंती, सबरी माता का आपको पता होगा, राम, उस कहानी रामायण अगर आप लोग पढ़े होंगे तो रामायण में झूठी बैर खिलाने वाली जो माता थी जंगल में रहने वाली, वो सबरी माता थी। तो वो ट्राइबल्स में आपको सबरी माता जन्म महोत्सव के आधार पर कोल्स ट्राइबल्स लोगों ने आयोजन किया और वहां पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है वहां पर गए, एड्रेस किए। तो उसी से संबंधित आपका न्यूज है जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर बन सकता है। रही बात कोल के बारे में, तो आप सबको पता होगा कि कोल जो है एक एस्ट्रॉयड एथनिक्स ग्रुप है आपका, एक ट्राइबल्स ग्रुप है आपका, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इनका अगर माना जाता है कि आपको सहारा माता या मेंबर ऑफ स्वराज एपिक्स फ्रेम में बहुत सारे ऐसी कहानियां माना जाता है, कोल की माता के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिला है, नदर्न जिला, उन सारे जिला में ज्यादातर कोल की जनसंख्या आपको रहती है। कह सकते हो कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी कोल जनसंख्या काफी रहती है ना।
यहां तक कि ये भी समझिए कि कोल का जो डायलेक्ट हिंदी ही है, हिंदी भाषा ही बोलते, उनका स्क्रिप्ट भी आपका देवनागरी स्क्रिप्ट है आपका, है ना। साथ साथ में कोल के लोग जो हैं जावरा फेस्टिवल, सो जावरा फेस्टिवल का आयोजन भी करते हैं, मनाते हैं। एंशिएंट कोल एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तौर पर माना जाता है, हिंदू कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखा जाए तो, है ना। साथ साथ में डेराइव फ्रॉम द आपका जूरी प्लांट्स और इस तरीके की चीज है, जैसे मिलेट हुआ आपका, ज्वार उनके लिए ट्वाइस इन द ईयर आपका इन द फॉल ऑफ। तो इस तरीके के पॉइंट जो है आपके प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे, है ना। जैसे आप देखिए यहां पर एक प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइबल मूवमेंट। कभी कभी जो है ट्राइबल मूवमेंट से सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि कोलीज आपका था, आपका भील मूवमेंट भी था, आपका चूर मूवमेंट भी था, टेबगना जो है आपका, टेभागा जो है ये आपका नहीं था। ए इज अ राइट आंसर, टेभागा। नेक्स्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, देखो अपना देश इनिशिएटिव। भारत देश कितनी डाइवर्सिटी है आप सभी को पता होगा, विविधताओं का देश है, धर्म जाति भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, क्षेत्र आपके नॉर्थ ईस्ट, है ना, से लेकर आपको साउथ इंडिया, मिडिल भारत, सब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो देखो अपना देश इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। दरअसल आईआरसीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेन से सफर करते हैं तो आप सभी लोग को पता ही आईआरसीटी के बारे में। इंटर रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन कहा जाता है आईआरसीटी को। तो आईआरसीटी जो है आपको बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर का आयोजन किया है, जिसका नाम दिया है आपका देखो अपना देश इनिशिएटिव। देखो अपना देश इनिशिएटिव के आधार पर इन्होंने आयोजन किया कि बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर के पैकेज है, ये भी देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंदर में। अब ये जो पैकेज के तहत जो है आईआरसीटी आपको उन जगह पर ले जाएगी जहां पर बाबा साहब अंबेडकर के जन्म, उनके जीवन और उनके संघर्ष से संबंधित चीजों पर बात की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, बाबा साहब अंबेडकर यात्रा डेजिग्नेट किया गया आपको आईआरसीटी के द्वारा, जिसका मकसद है कि अंबेडकर के जीवन से एसोसिएटेड जितने भी डेजिग्नेशन पॉइंट होंगे और जगह भी होगा उस पर हम घूमें। जैसे आपको दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन सभी क्षेत्रों में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म कर्म भूमि ये सभी हुआ करती थी। तो आईआरसीटी जो है उस स्थान पर अपनी ट्रेन को ले जाए। इसकी शुरुआत जो है बाबा साहब अंबेडकर यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली है। देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसका आयोजन किया है आईआरसीटी के तहत, और साथ में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाम से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न सर्किट भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आपको ले जाएगी। तो ऐसे आपके प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। अब ये सवाल ये है कि देखो अपना देश इनिशिएटिव के बारे में कई बार प्रश्न आपके पूछेंगे कि भाई किस मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है, इन शुरुआत किससे, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस स्कीम का मकसद ये है कि भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके जो टूरिज्म है, उस टूरिज्म को प्रमोट करना, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं भारतीयों को एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता को देखना, एक कल्चर, एक संस्कृति और दूसरे संस्कृति को सम्मान करना। तभी तो पता चलेगा कि भाई उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति, और हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति महत्वपूर्ण होती है हर क्षेत्र का। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृति का बढ़ावा दो, तो उसके आधार पर देखो अपना देश इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया है। इस स्कीम के तहत जो है आपको फाइनेंशियल हेल्प दिए जाएंगे भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के भागों में। आप कह सकते हैं जितने भी टूरिस्ट ट्रेवलिंग है, जो चाहते हैं कि देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत भारत का भ्रमण करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियली मदद किया जाएगा भारत सरकार के तहत। एक ही मकसद है, सिंपल सी बात है, मकसद है कि डोमेस्टिक टूरिज्म भारत के अंदर में उसको बढ़ावा दिया जाए। 50 ऐसे डेस्टिनेशन है आपको इसके तहत जो टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र है, और देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रश्न के तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आम आदमी पार्टी सैली ओबेरॉय विन द दिल्ली मेयर इलेक्शंस। आप देख सकते हैं कि ये सैली ओबेरॉय है, मेयर दिल्ली की मेयर बनी है ना। इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया है। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो सैली ओबेरॉय, जो उनकी रेखा गुप्ता हुआ करती थी, उनके कॉम्पिटिटिव, उनको डिफीट किया, नई दिल्ली की नई मेंबर बनी है। इन 10 सालों में आप बात करें जो आम आदमी को 150 आपका वोट्स प्राप्त हुआ है, वहीं पर रेखा गुप्ता जो है उन्होंने मात्र 116 सीट्स प्राप्त की। ये पहली 10 सालों के अंदर में आप कह सकते हैं दिल्ली में पहली वीमेन मेयर बनी है ना। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के आधार पर पॉसिबिलिटी हुआ और नॉमिनेट किया, तो इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी चला रहा है ना।
लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो यह भी जानकारी होना कि दिल्ली की मेयर कौन बनी है, तो आपके शैली ओबराय। जैसे कि हाल फिलहाल में असम के नए आपकी गवर्नर की चुनाव किए गए, तो वो भी आपके प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। अब कुछ प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आपका, फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहांगीर, अकबर, बाबर और हुमायूं, एक तो ये होगा। एंड हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, है ना। पहला चंद्रबरदाई, है ना, भावभूति आपका, आपका बाण भट्ट और हरसेन, आपका हरिसेन। समुद्रगुप्त का जो है पोएट कौन था, हरिसेन। बताइए क्या राइट आंसर होगा, ये आप डिसाइड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए आप, है ना, कि भाई समुद्रगुप्त के कवि कौन हुआ करते थे, कोर्ट के कवि कौन हुआ करते थे। और फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी जो है आप कह सकते हैं मुगल एम्पायर का कैपिटल किसके द्वारा फाउंड किया गया था। बहुत सिंपल सवाल है, आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में दूसरे दिन आपको करंट अफेयर के साथ। तरु आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, आपका बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी। अगर असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर रहिए, है ना। आपको सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।